अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज बात फिर करेंगे ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के ऊपर, क्योंकि ये जंग बजाय रुकने के या इसमें थोड़ी सी कमी आने की ये फैलती जा रही है। मशरक़ वस्ती के साथ साथ अब से ये सेंट्रल एशिया की तरफ भी चली गई है, क्योंकि आज़रबाईजान भी जंग की लपेट में आ चुका है। अब देखना यह है कि इस जंग के क्या असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होते हैं और इस जंग को रोकने के लिए क्या कोई कुव्वतें सामने आती हैं, कोई मसालत के लिए कोशिश की जाती है या नहीं की जाती। क्योंकि अगर हम अमेरिका की जानब देखें तो वहाँ से तो मुसलसल ये एक ढटाई वहाँ से नज़र आ रही है कि उन्होंने जंग करनी ही करनी है। और ईरान के अंदर वो उसी तरह कारपेट बमिंग कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने इसराइल ने इससे पहले गज़ा के अंदर की, और वहाँ पे 1 लाख के करीब वहाँ पे बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, उन नौजवानों को वहाँ पे शहीद किया गया। उसी तरह की कारपेट बमिंग हमें ईरान के अंदर देखने को मिल रही है। और इस जंग के पूरी दुनिया के ऊपर बड़े शदीद किस्म के मुआशी और माशरती जो असरात मुरतब होने जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और इस जंग के आखिर इख्तिताम किस जानब होगा और कैसे होगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब हैं, गज़नफ़र डार साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और डिफेंस के भी एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ साबिक़ एम्बेसडर हैं नायला चौहान साहिबा, जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर दस्तरस रखती हैं। इनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी जनाब डॉक्टर शबाना फ़याज़ साहिबा, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उमैर सरदार साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर पर महारत रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जंग बजाय कम होने के फैलती जा रही है। अब ईरान की जानब से ये कहा जा रहा है कि कुछ ममालिक ने मुसालत की कोशिश की है या पेशकश की है, लेकिन अमेरिका की जानब से हमें इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या ख्याल है, इसमें कोई मुसालत होगी, जंग रुकती हुई नज़र आ रही है या इसका फैलाव आपको मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि जंग अभी जिस स्टेज पे है, इसकी इंटेंसिटी जो है और जिस तरीके से ये शुरू हुई थी उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बट अभी तक किसी साइड से, ना ईरान की तरफ से ना ही यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइल की तरफ से, ये नज़र आ रहा है कि वो कहीं को बातचीत करके इसको किसी निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। लिहाजा इस अभी ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है, ये जिस भी इंटेंसिटी से हो, ये जारी रहेगी। और इसका फैलाव ईरान ने काफ़ी दूसरे मुल्कों के ऊपर भी मिसाइल फेंके हैं, और इसमें अभी आज़रबाईजान पे भी फेंके इन्होंने मिसाइल। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उससे जंग का दायरा नहीं बढ़ेगा। जंग जो है वो बेसिकली ईरान के ऊपर ही फोकस्ड रहेगी। बाकी रीजन में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है वो तो डेफिनेटली रहेगी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये जंग जो है किसी लॉजिकल सेटलमेंट की तरफ जा रही है। अभी दोनों साइडों से, ख़ास तौर पे जो अमेरिका और इज़राइल की साइड है, उसकी तरफ से ब्रूट यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स हो रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल जो है वो ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और जिस तरह की जंग वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं, ये एक इस तरह की जंग है जिसका एक मशहूर फिलोसोफर थे, जंग के फिलोसोफर और राइटर कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़। उन्होंने अपनी किताब ऑन वार में एक जंग का फिलोसॉफिकल डिस्कशन की थी। वो जंग थी एब्सोल्यूट वार। एब्सोल्यूट वार जो थी वो उस वक़्त कोई हुई तो नहीं हुई थी, बट उनका ख़्याल था कि ये एक ऐसी वार है जिसमें जो फाइट जो एक साइड है वो ये कोशिश करती है कि दूसरी साइड का कंप्लीट ओवरथ्रो किया जाए, जिसमें एनिहिलेशन भी शामिल है और जिसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन शामिल है, कंप्लीट ओवरथ्रो जो है एनिमी का वो शामिल है। तो आम तौर पे समझा जाता था कि ये जंग जो है ये एक इमेजिनरी उन्होंने जंग की बात की थी। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए और इज़राइल ये जंग लड़ रहे हैं, ये वो इट्स वेरी क्लोज टू द वार, जिसका कि क्लाउज़विट्ज़ साहब ने अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किया है। और इसमें इस जंग में ये हुआ है कि जिस तरीके से लड़ी गई है, अपोनेंट को
इसराइल और अमेरिका दोनों ने डीह्यूमनाइज कर दिया है। जब डीह्यूमनाइज कर दिया है अपने एनिमी को, तो उससे जो यूज ऑफ फोर्स है, जो वायलेंस का यूज है इस जंग के अंदर, वो अनरेगुलेटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया है। और वो इतना एक्सेसिव हो गया है कि उसमें नॉन कॉम्बेटेंट और सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स जो हैं, इनके दरमियान में कोई फर्क नहीं रह गया। ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि ये यूएसए भी, इसराइल भी, ये सिविलियन टारगेट्स को भी एंगेज कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। एक स्कूल के ऊपर अटैक करके इन्होंने 165 बच्चियों को शहीद कर दिया और इस तरह सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। तो ये जंग जो है ये डीह्यूमनाइज हो गई है और इसकी वायलेंस जो है वो अनरेगुलेटेड हो गई है। और लगता है कि जब तक अमेरिका और इसराइल ये नहीं समझेंगे कि अभी हम इसको किसी ऐसे लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं जहां पे हम इसको ले जाना चाहते हैं, उस वक्त तक वो इस वायलेंस को रोकेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। मैं नायला चौहान साहबा आपकी तरफ आऊँगा। आप क्योंकि डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर खासा वसी तजर्बा रखती हैं, ये एक ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है कि ईरान को बिल्कुल तनहा कर दिया गया है, तो क्या ईरान का कोई डिप्लोमेटिक उनका कोई इतना वो मजबूत नहीं था, कोई सफारती सतह पर वो इतना अपने आप को दूसरे ममालिक को अपने साथ खड़ा नहीं कर पाए, या ये इसराइल और अमेरिका की कामयाबी है कि उन्होंने प्लानिंग के साथ एक पीस बोर्ड बना के तमाम ममालिक को पहले अपने साथ खड़ा किया और बड़ी प्लानिंग से ईरान को तनहा करके उसके बाद हमला किया गया? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदद करने का। आई डोंट थिंक कि मैं इसको इतने सिंपलिस्टिकली देखूंगी। आप देखिए कि ईरान के साथ चीन भी है और रूस भी है, और उनको जो बेसिक है मसला वो इजराइल से है। अभी आप देखिए कि मेरा ख्याल है कल ही रात को अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कांग्रेस में वोट करवा लिए हैं अपने फेवर में। तो इट्स अ पार्टिजन व्यू कि आई थिंक जो वोटिंग हुई है वो 53-47 की हुई है कि ये जंग जारी रही। तो अब उन्हें जो है अपने अवाम की भी, अपने सियासतदानों की भी सपोर्ट मिल गई भी है, और वो चाहते हैं कि यह जंग जो है तुलानी हो, लेकिन उनके पास इतना मटेरियल नहीं है कि तुलानी जंग खेल सके। इजराइल भी आप देखें तो एक छोटा सा मुल्क है, आबादी भी उसकी जो है वो 9 मिलियन है, कोई ऐसी ज्यादा नहीं है। पूरी तेहरान की आबादी जितनी है पूरा इजराइल, तो उनके पास कोई इतना ना आबादी है ना एरिया है। वो कब्जा करते जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली उनकी डेप्थ कोई नहीं है, तो उनमें स्टैमिना नहीं है मार खाने का। अब ईरान जो है वो पिछले जो जंग थी, कर्ज वॉर, उसमें भी उन्होंने अपना सबक सीख लिया था कि एकदम सुलह सफाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये उसको कमजोरी समझते तो फिर इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ईरान पहले से तैयारी की हुई है, उन्होंने सब कुछ अपना जेर जमीन किया हुआ है। आप देखिए जब 12 दिन की जंग हुई थी तो उसमें भी अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि न्यूक्लियर एसिड को तबाह और बर्बाद कर दिया है, हमने बंकर बस्टर वो उसमें बम्स मारे हैं, हमने उसमें जो है कार्पेट बॉम्बिंग की है, हमने उसमें क्लस्टर बॉम्बिंग की है। कोई इतना मदर ऑफ बॉम्ब मारे हैं, तो ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है वो मलियामेट हो गई है। अगर आप वो मान लें तो फिर पूछें कि भाई दोबारा जाने की क्या जरूरत है, आपने सब मलियामेट कर दिया था। उसके लिए उनके पास जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने मलियामेट नहीं कर पाए। और ईरान जो है जिस दिन से इंकलाब आया 1979 से, पहला स्लोगन ही उनका था मर्द बार अमेरिका, शैतान बुजुर्ग। तो वो उनके स्लोगन से, तो उनकी आवाम, उनकी लीडरशिप, वो सब ये उनके जहन में है कि अमेरिका जो है वो कभी भी हमारे साथ सिंसियर नहीं होगा, और अमेरिका से मुफाहमत जो है वो कोई देर पा नहीं हो सकती जब तक इजराइल की वो पुष्पनाई करते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इजराइल जो है क्योंकि वो उनका अब एजेंडा है फैलाव का। डॉक्टर शबाना फयाज साहबा,
ये क्या समझती हैं कि ईरान के पास कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको मजबूत रखे हुए है, जो जंग लड़ रहे हैं, और ईरान की तमाम लीडरशिप के ऊपर हमलों के बावजूद, उनके सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद हमें उनके हौसले के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आ रही? इसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत ही आपका क्रिटिकल क्वेश्चन है आजम चौधरी साहब। मैं समझती हूँ कि ईरान की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है उसकी जो वैल्यू है वो उसकी नेशनल कोहेजन है। हम्म। कि वो जो आपस में उनका नेशनल रिजॉल्व है, ये अभी तक वो इकट्ठे खड़े हैं। आप देखें इससे पहले भी कुछ हफ्ता पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक की फैसिलिटीज पे स्ट्राइक्स हुई, उससे पहले इसराइल ने भी स्ट्राइक्स की, जी। फिर हमारे टारगेटेड किलिंग भी हुई वहां पे। विद इन ईरान एक प्रोटेस्ट भी इमर्ज हुआ जो कि लिबरल था एंड अकॉर्डिंग टू ट्रम्प वो जेन्युइन है। तो इसमें अभी अगर वो है भी तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी डिफरेंसेस विद इन ईरान थे एट द मोमेंट उनमें से कोई भी सरफेस नहीं हुई। हम्म। हर बंदा इकट्ठा है, दे वांट टू टीच एंड दे वांट टू वार्ड ऑफ अमेरिका कि इनका अटैक पे हमने रिटेलिएट करना है। और दूसरी बात ये है इसके साथ साथ कि उनमें रेजिलियंस बहुत है। हम्म। अगर अमेरिकन इनकी ईरानियन आप हिस्ट्री देखें तो दे आर वॉरियर्स, बड़ी हार्ड कॉम है। कभी इनके अंदर थोड़े होते हैं मसाइल होते हैं, कभी नेबर्स के साथ होते हैं थ्रू आउट, कभी बिग पावर्स के साथ हुए हैं। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो एक हार्डन जैसे कॉम कहते हैं ना वॉरियर्स, ये उसमें है एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर रिजॉल्व। उनका जो रिजॉल्व है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। बिल्कुल ठीक है। आप दुरुस्त बात है कि ये अमेरिका और इज़राइल का तो यही ख्याल था कि जैसे ही वो अटैक करेंगे वहाँ की अवाम उठ खड़ी होगी और एक सिविल वार की सूरत हाल ईरान के अंदर पैदा होगी, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से वो रजीम चेंज कर पाएंगे। लेकिन अभी तक वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे इसमें। जनाब डॉक्टर उमैर सरदार साहब, ये आज ट्रंप ने एक बयान दिया था, कल उन्होंने दिया था कि जो सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं उन्हें वो कबूल नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के सुप्रीम लीडर बनाए जाएँ। क्या कभी माजी के अंदर इस तरह आपने देखा है कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इस तरह हमले किए जाएं और वहाँ पे सुप्रीम लीडर या वहाँ की जो रजीम है वो अपनी मर्जी से वहाँ पे लगाए जाएं? आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रोग्राम में मधु फरमाया। और दूसरा ये जो बात आप कह रहे हैं, देखें सीआईए के या अमेरिका के ऑपरेशंस रहे हैं जहां पे उन्होंने रिजीम्स चेंज करके अपने पपेट जो है वो बिठाए हैं बाकी जगहों पर और ममालिक में। लेकिन अगर आप देखें तो ईरान के हवाले से उनकी कोशिश ये इनकलाब जो ईरान का आया उसके बाद खातिर ख्वाह उन्होंने इसके हवाले से काफी दफा कोशिश भी की है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि ईरान एक रेजिलिएंट कौम है ईरानीज, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो तहजीब से ली जाती है, वो उस कल्चर से उस सकाफत से ली जाती है जो 500 साल या फॉर दैट मैटर उससे भी पुराना एक एक उनके पास कल्चर मौजूद है। और उस स्ट्रेटेजिक कल्चर में उनके पास एक तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बहुत अहमियत की हामिल है, और उसी के साथ साथ जो उनकी कौमी अगर आप सोच समझें तो वो उसको कोहेजन, नेशनल कोहेजन को बड़ा आगे लेके चलते हैं। और अगर कोई इख्तलाफात उनमें मौजूद थे भी फॉर दैट मैटर, जो जो इंटरनल फैक्टर्स थे, डेफिनेटली गवर्नेंस के इश्यूज रहे होंगे, डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई कमियां कोताहियां खामियां जरूर रही होंगी, और कुछ जो 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 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग थे वो यकीनी तौर के ऊपर इस रजीम से खुश ना भी हुए होंगे। लेकिन जब उन्होंने ये ब्रूटल अटैक्स देखे हैं एक साल में 2 दफा फॉर दैट मैटर, और उसका जो एक ही मकसद था, एक तो हमें अपेरेंट मकसद नजर आता है रजीम चेंज का, लेकिन जो इसके इंटरनल डायनामिक्स हैं या इसको अगर थोड़ा सा डीप थिंकिंग की जाए तो यकीनी तौर के ऊपर सिर्फ ये रजीम चेंज नहीं है, बल्कि इसमें जो हेजमॉन है जो इसराइल बनना चाहता है इस खिता में, मिडल ईस्ट में फॉर दैट मैटर, और अपना जो वो अज़ाइम है वो उसको पूरा करना चाहता है, यकीनी तौर पे ऊपर वो उस पे ऊपर काम कर रहा है। ठीक तो है। ईरान ने मेरे ख्याल में
जितने रेजिलियंस शो की है, यकीनी तौर के ऊपर वो इससे ज्यादा भी शो करने का अहलियत रखते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, या फॉर दैट मैटर इसराइल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं। मसलन उनकी जो ईरान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, फॉर दैट मैटर या किलिंग ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। इवन खामेनाई साहब के बाद भी अगर आप देखें, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी थी कि अगर हम रहें ना रहें, लेकिन ईरान और इस्लाम फॉर दैट मैटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा तो ये जो स्ट्रेटेजी, डॉक्टर उमैर आप तुर्की में हैं, एक तुर्की के ऊपर भी एक हमला हुआ था और अज़रबैजान में भी हुआ है। इस हमले के बाद वहाँ की क्या हुकूमतों की क्या प्लानिंग नज़र आ रही है, या आप क्या समझते हैं कि ये ईरान की जानब से किए गए थे या ये हमले किसी और जानब से हुए हैं? देखें, ये अभी तो ये फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो किसी भी हवाले से तुर्की के साथ खुसूसन जो है वो महाजाराई करने की कोशिश करेगा। और अगर आप देखें तो टर्की ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है और उसने रिस्ट्रेन की बात की है। और यकीनी तौर के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि चूंकि ईरान ने बड़ा ओपनली जहां जहां पे हमले किए हैं उसको ऑन भी किया है। तो अगर आप अजरबैजान के हवाले से देखें तो उन्होंने किसी किस्म की ऑनरशिप नहीं ली और इसके हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा। और इसमें आप इस चीज को जरूर मलूज़े खातिर रखें कि खलीजी ममालिक में मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए, जिन्होंने अरेस्ट किया गया है, जिनको फॉर दैट मैटर जो इस तरह की साजिशों में मुलव्वस पाए जाने का इम्कान मौजूद था। तो यकीनी तौर के ऊपर जो इसराइल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फ्रंट पे एंगेज नहीं रख रहा, बल्कि वो साइकोलॉजिकली भी और यकीनी तौर के ऊपर इस तरह की जो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो उसको भी लेके आगे चल रहा है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो तुर्की है और जो अजरबैजान या बाकी जितने ममालिक हैं वो रिस्ट्रेन शो करें और उसमें यकीनी तौर के ऊपर ताकि किसी भी किस्म की ठीक मिसअंडरस्टैंडिंग हो से गया। मजीद जो है वो रीजनल जो ठीक। जो वॉर है वो बढ़ ना सके। जी ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, ये अभी एक जो बंद कमरा एक ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे उनके वज़ीर दिफा और एक सेनेटर, उन्होंने बताया कि जो ईरान जो मिसाइल तैयार कर रहा है वो तकरीबन कुछ $35,000 का उनका एक ड्रोन तैयार हो रहा है, जबकि उस ड्रोन को गिराने के लिए, जो इंटरसेप्ट करने के लिए जो वहाँ पे बनाई जा रहा है, अमेरिका जो तैयार कर रहा है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मालियत उस पर ख़र्चा आ रहा है। तो ये जंग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक मुआशत के लिहाज से एक बड़ी क्रूशल जंग होगी अमेरिका और इजराइल के लिए, तो ये इतनी लंबी जंग ये लड़ पाएंगे? जिस तरह ईरान कह रहा है कि हम लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है और लंबी ही लड़ेंगे। देखिए, ये बात ठीक है कि जो ड्रोन है या मिसाइल है जो ईरान चला रहा है, उसको जो काउंटर करने के लिए मिसाइल यूज़ किए जा रहे हैं वो बहुत कास्टली हैं, क्योंकि वो प्रिसिजन म्यूनिशन है, तो वो कास्टली होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर उसकी प्राइस होती है। तो लेकिन ये है कि जंग शुरू करने से पहले जाहिर है ये जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके बारे में इजराइल और अमेरिका ने सोचा हुआ है, और उनको पता है कि इस जंग की कास्ट जो है वो क्या हो सकती है, और जो रीसप्लाई है इन म्यूनिशंस की और जितने भी वार के आर्सेनल है या जो भी रिक्वायरमेंट है हथियारों की, उस सब की रीसप्लाई जो है, उनकी सप्लाई चेन जो है वो उन्होंने डेफिनेटली वर्कआउट की हुई है। और क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो जंग है ये तकरीबन 4 हफ्ता चलेगी। तो अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनके पास अभी इतने म्यूनिशंस हैं कि वो ईरान के मिसाइल्स को इफेक्टिवली काउंटर कर सकें। ऑफ कोर्स उसमें जाहिर है बीच से कुछ ऐसे होते हैं जो काउंटर नहीं हो सकते और वो टारगेट पे जाके इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं, तो वो ये मसला इसका है। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये पहले जो डिस्कशन हुई है, देखिए ईरान जो है, ईरान इसलिए अभी तक मुकाबले में डटा हुआ है क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है वो अभी तक कायम है। यानी कि आल्दो के उसके 1-2 टीयर्स जो हैं वो उनकी असैसिनेशन या किलिंग हो चुकी है एयर स्ट्राइक्स के अंदर, बट इससे ये लगता है कि ईरान ने जो जो टीयर्स बनाए हुए हैं लीडरशिप के, वो मल्टी टीयर्ड लीडरशिप है,
और ये लोग चूंकि बहुत अरसे से इस हुकूमत के अंदर ही हैं, लिहाजा वो सारे मामलात को समझते हैं। एक टीयर लीडरशिप का अगर एलिमिनेट हो जाता है तो दूसरा टीयर जो है किसी वो और मुल्क में इफेक्टिवली किसी और दोबारा मुल्क से में ये मामलात होता को तो चलाना शायद शुरू वहाँ कर पे देता है। उनके लिए जंग लड़ना या अपने मुल्क का निज़ाम ठीक करना मुश्किल हो जाता। लेकिन ईरान ने अपना एक निज़ाम जो बना रखा है वो वाकई नज़र आ रहा है कि बड़ा मजबूत उनका सिस्टम है। नायला साहबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे एक तो उनका हुकूमती जो निज़ाम है वो बड़ा मजबूत है। दूसरा, मैं आपसे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि यूनिसेफ ने कहा है कि 200 के करीब ईरान के अंदर बच्चे मारे गए हैं। जो बच्चे शहीद हुए हैं या जो लीडरशिप किसी भी मुल्क की जंग के अंदर उसको टारगेट करके मारना, ये तो जंगी जराइम में आ जाता है। तो इस वक्त क्या कोई ऐसी आलमी अदारा नहीं है, कोई ऐसी आलमी कुव्वत नहीं है जो इसके ऊपर कोई रुकावट डाल पाए या इसको रोक सके? देखिए, बात तो आपकी सही है कि ये वॉर क्राइम है, लेकिन अब इसराइल का आपने देखा होगा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं कि ये तो ईरान का ही अपना मिसाइल उनके ऊपर ही गिर गया था, हमने तो कुछ नहीं किया। वो इस हद तक झूठ बोल रहे हैं। तो जब आप मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ने ऑलरेडी नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को क्रिमिनल कहा हुआ है। आईसीजे ने कहा कि ये जो फैलाव कर रहे हैं, गजा में जुल्म कर रहे हैं, ये गैर इंसानी है। लेकिन उसके बावजूद इनको इतना उससे कहने की तकलीफ थी कि वो आईसीजे को खत्म कर देना चाहते हैं, आईसीसी को खत्म कर देना चाहते हैं कि किसी की जुर्रत ही ना हो इनके ऊपर उंगली उठाए। यही तो ये एक बात। दूसरी तो आप पूछे थे कि उनकी जो गवर्नेंस का सिस्टम है, एक तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया और डॉक्टर फरगत ने भी बताया कि उनकी मल्टी टेयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिसमें कि राहबर जो थे वो खामेनाई थे और अब उनका सक्सेसर उन्होंने अपनी जिंदगी में ही सक्सेशन प्लान बना लिया था और अब उनके ग्रैंडसन जो है उनको ऑलरेडी नॉमिनेट कर भी दिया गया है और डिलिबरेटली उसको किया गया। हालांकि 4 कैंडिडेट थे, उसमें से उसको इसलिए सिलेक्ट किया गया कि वो वेस्ट को ये मैसेज दे सके कि एक बंदे हटाने से आप निजाम नहीं बदलेंगे, वही लोग आएंगे दोबारा, क्योंकि ये इनकी अवाम की चॉइस है। तो इस किस्म का मैसेज वो ईरानी हुकूमत अमेरिका और इजराइल को दे रही है। दूसरा, जहां तक डिफेंस की बात है, इन्होंने एक नया इख्तरा की है डिफेंस की, जिसे वो कहते हैं मोज़ेक ऑफ डिफेंस। मोज़ेक ऑफ डिफेंस क्या है कि उन्होंने पूरा अपना सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो पहले तो जैसा होता है ना, आपके जैसा है GHQ है, सेंटर है, और वो बाकी जो है ब्रिगेड कमांडर्स और यूनिट्स बाकियों को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं। इन्होंने उसको इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया कि हर प्रोविंस का अपना एक सिस्टम हो गया है। तो अगर ये तेहरान की बम्बार्डमेंट करके नेस्त नाबूद भी कर दे, ईरान नहीं गिरेगा, क्योंकि हर प्रोविंस में वो कुव्वत है कि वो इनको मार सके। इनकी बड़ी उम्मीद थी कि इमाम खामेनाई के हटाने के बाद इनके मिसाइल्स बंद हो जाएंगे, केओस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी हेवायर हो जाएगी, लेकिन मुसलसल ईरान से वो बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह को इन्होंने सोचा था खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह फिर जाके उठ गए हैं और उन्होंने अभी आई थिंक यस्टरडे इजराइल उन पे हमला करने वाला था, उससे पहले उन्होंने उन पे हमला कर दिया। इजराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वहां भी जो है एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो आई थिंक नेतन्याहू का ये सारा एजेंडा है, लेकिन उसने बहुत मिसकैलकुलेट किया है ईरान को। ईरान के अंदर बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उसकी पॉपुलेशन उनसे 10 गुना ज्यादा है, उनकी स्ट्रेटेजी 5000 साल पुरानी सकाफत है इनकी और डिप्लोमेसी की। तो ये इनसे कैसे जो है वो मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। ईरान इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अमेरिका इज अ सुपर पावर, तो जो अब हॉर्मुज़ की स्ट्रेट उन्होंने बंद कर दी है, तो उनका तो नाका बंद हो गया, ऑयल एंड गैस आपका बंद हो गया। हम इस पे भी आ रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी आ रहे हैं, उसकी इकोनॉमी पे बात करेंगे। डॉक्टर शबाना साहिबा, अभी मशरक़ वुस्ता के अंदर देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है। जो UAE के एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस ग्रुप है और वो शाही फैमिली से भी उनका तल्लक है, रिश्ता है,
खलफ अहमद अल हफ्तूर, उन्होंने एक मैसेज दिया है सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सदर ट्रंप के नाम, कि इस जंग के अंदर हमें क्यों घसीटा गया और हमसे जो अमन के नाम पे पैसे लिए गए थे वो पैसे क्या जंग के लिए, जंग पे खर्च किए जा रहे हैं और उन पैसों का हम हिसाब मांग सकते हैं। इसका मतलब है कि खलीज के अंदर ये सोच एक पैदा हो रही है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती उनको घसीटा गया है और उनकी इकॉनमी इस जंग की वजह से तबाह हो रही है। अगे इन मुस्तकबिल के अंदर आप क्या देख रही हैं कि क्या ये मुल्क वहाँ के या बिज़नेस टाइकून्स वो मज़ीद खड़े होने की सकत रखते हैं अमेरिका और इसराइल के सामने, या इसी तरह ये मामला बस मजम्मत करते रहेंगे और जंग चलती रहेगी? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन किया है आपने। ये इस तरह है कि देखिए, बिजनेस मैन विल नेवर लाइक वॉर। जो ताजर होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बदअदबी नहीं पसंद होती। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि सऊदी, क्योंकि जो ताजिर हैं वो ज्यादा रॉयल फैमिली को, जो कि रूलर्स हैं, उनके वो ज्यादा उन्हीं को बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंसेस डेफिनेटली सऊदीज और उनके दरमियान आए हैं। हमें आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया ने, हालांकि उधर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको अटैक किया गया है, काउंसलेट को बेसिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी सऊदीज ने उन्हें कहा कि आप सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस ईरान के खिलाफ नहीं यूज होगी, और इसकी ऑफिशियली ईरान ने एक्नॉलेज किया और उन्हें थैंकफुल भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जी यूएस और इसराइल के खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि एक फुल टाइम ऐसी चीज सामने आएगी। मैं समझती ये हूं कि जो अब एग्रेसिव डिप्लोमेसी होगी वो हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में। अभी तक जो चाइना है, रशिया है, वो थोड़ा स्लो पेस पे था, हालांकि चाइना इज मैक्सिमम डिपेंडेंट, तो वो अब इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और इवन टर्की भी। तो ये सारा जब मामला इकट्ठे होंगे तो प्रेशर सिर्फ एक तरफ नहीं है, प्रेशर ईरान पे भी आएगा और प्रेशर इस पे यूएस पे भी आएगा, और ऑफ कोर्स इसराइल से डायरेक्ट तो नहीं होते एक्टर्स, लेकिन कुछ का है तो वो उस पे भी आएगा। तो ये एक इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कहना कि कौन इट्स गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन, जैसे कि और विनर होगा यूएस, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, या ये सेम आप अप्लाई कर सकते हैं ईरान पे, या दोनों लूजर्स होंगे, दोनों ही लूज करेंगे। बिल्कुल लेकिन ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये वॉर क्राइम्स हैं जो कि यूएस ने किए हैं बच्चों को मार के, इसी तरह इसराइल करता आया है गाजा में और दूसरी जगह। तो ये जो हिस्ट्री है रिकॉर्डेड है, लेकिन बात सिर्फ वही होती है कि किसको सजा मिलेगी और कब मिलेगी। आई ठीक थिंक है, दिस इज वी हैव टू, द अदर जनरेशन विल हैव टू वेट एंड सी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उमैर, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि बच्चे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, लीडरशिप को मारा गया, लेकिन हमें कोई तंजीम, कोई अदारा, कोई मुल्क, कोई ताकत हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो इंटरफेयर कर सके। अब यूनाइटेड नेशन के एक तासर ये पैदा होता है कि जो पीस बोर्ड बनाया गया था गज़ा के ऊपर, उसके अंदर तमाम ममालिक को इकट्ठा किया गया जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक थे, और उसके बाद ये एक जंग छिड़ी गई। क्या आपको नहीं लगता कि जो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन है वो पीस बोर्ड के सामने बिल्कुल इस वक्त साकत नज़र आ रही है, वो बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है? देखिए, ये जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या फॉर दैट मैटर लिबरल ऑर्डर जो बनाया गया था पोस्ट कोल्ड वॉर, उसको अमेरिका ने नॉर्म्स के ऊपर खड़ा किया था फॉर दैट मैटर, तो उसको तो यकीनी तौर के ऊपर खासा नुकसान पहुंचा है। और अगर वो मुकम्मल तौर पे कोलैप्स नहीं भी हुआ तो डिक्लाइन जरूर हुआ है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये आउट ऑफ आई वुड रादर से, ये जो जाके एक आउट ऑफ वे में कहूंगा कि उस ट्रेडिशन, उस नॉर्म्स को ब्रीच करते हुए फॉर दैट मैटर एक अलग सेपरेट बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, तो यकीनी तौर के ऊपर इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो जो वक़्त थी वो कम हुई। और उसके बाद जो आप देखें तो जिस तरह से इसको आगे लेके चला जा रहा था और जिस तरह का जो ये तासुर दिया जा रहा था स्पेसिफिकली मुस्लिम ममालिक को साथ लेकर, कोई गजा के ऊपर वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह की चीज। और अब आप देखें तो
बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने ये भी सोचना शुरू कर लिया है कि वी शुड बी विड्रॉइंग। मैं इंडोनेशिया के सदर का जो है वो देख रहा था स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें ये फील हुआ कि ये गजा के लिए और फलस्तीन के लिए कोई बेहतर अमल नहीं है तो हम इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एहसास अब मुस्लिम ममालिक में भी, और उन ममालिक ने जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, खुद पाकिस्तान भी एक ज़रूर शशोपंज में ज़रूर मुब्तला है कि क्या हम उस चीज़ के ऊपर, उस एजेंडा के ऊपर जो हमसे प्रॉमिस किया गया था, हम आगे लेके चल सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड नेशंस के होते हुए जो है वो इस तरह के किसी भी अमल का हिस्सा बनना चाहिए या बना जाना चाहिए था। तो हमें भी मोहतात होकर इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बैलेंस आप अगर आज बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं, यकीनी तौर के ऊपर नीयत भी अच्छी है, इंटेंशन भी अच्छी है, लेकिन कल अगर कश्मीर के मामले के ऊपर या बाकी किसी मामले के ऊपर इस तरह की कोई सूरत हाल हो गई और वो कोई ना कोई चीज़ अगर आउट ऑफ बॉक्स लेके आ गई, तो फिर हमारे लिए भी यकीनी तौर के ऊपर मुश्किल होगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी इस जंग के ऊपर हमें उस तरह इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही, खामोश नज़र आ रही है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की भी कंपल्शंस हैं, मजबूरियां हैं। डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है उनको फंडिंग भी देता है, और वो खुद सुपर पावर के तौर के ऊपर भी मौजूद है। लेकिन उसकी जो मैं अगर कहूँ कि वक़्त है, यकीनी तौर के ऊपर वो मजीद कम उस सूरत में हुई है जब आपने इस तरह की इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ज्वाइन किया है। और यूनाइटेड नेशंस को अगर आप उसी के ऊपर स्टिक रहते और उसी के ऊपर आप लेके आगे चलते, मुस्लिम ममालिक भी खुसूसन, तो यकीनी तौर के ऊपर उसका वेटेज ज्यादा होता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि अब डिवाइड हो चुकी है राय, और यकीनी तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी एक सेंस ऑफ, आई वुड रादर से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह हमारे दीगर पैनलिस्ट ने कहा कि उसमें सिविलियन लोगों को भी मारा गया, बच्चों को मारा गया, वॉर क्राइम्स की गई हैं, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एट एनी कॉस्ट। जी ठीक हो गया। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस जंग के जो मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं, और बिलखसूस जो तेल की मार्केट के ऊपर इसके असरात हैं। आबनाए हरमज़ की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।